आर एल और सी, आर के लिए वी आर इक्वल टू आई आर, एल के लिए वी एल का रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगा, करंट तो वही है क्योंकि सीरीज में करंट चेंज होता नहीं, और ये हो जाता है एक्स एल, ठीक है ना। और उसी तरह से सी के लिए भी आप ले सकते हो, यहाँ पे करंट वही रहेगा जैसे मैंने बताया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास वी वी सी इक्वल टू आई, करंट वही रह गया, और एक्स सी। तो ये सब इसके बीच का पोटेंशियल है। अगर हर किसी के बीच की पोटेंशियल देखी जाए यहाँ से, तो इसके बीच की पोटेंशियल यही है। सीरीज में करंट की डायरेक्शन तो चेंज नहीं होती। अगर इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो इसमें भी करंट की डायरेक्शन ऐसे ही रहेगी, इसमें भी करंट की डायरेक्शन ऐसे ही रहेगी। सीरीज में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। मतलब मैं इसको बोलूं कि ये आपके लिए आई है तीनों के केस में, आर के केस में, एल के केस में और सी के केस में। सीरीज में करंट चेंज तो होता ही नहीं है, तो मैंने वैसे ही रहने दिया। लेकिन हाँ, अब मैं बात करूं कि इसके बारे में कि इसमें वोल्टेज कैसा रहेगा। तो अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज इसमें जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज होता है। आपने वहां पे देखा होगा, याद अगर आपको आ रहा है तो आपको याद आ जाएगा कि आपने इस तरह से ड्रॉ किया था, याद होगा। देखो याद करो, यहाँ पे इस तरह से मैंने ड्रॉ किया था। इस तरफ मैंने बोला था कि ये देखो इसी डायरेक्शन में वोल्टेज है और इसी डायरेक्शन में करंट भी है। पहला वाला ग्राफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का ग्राफ, जिसमें मैंने दोनों बोला था कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, और उसको इस तरह से मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने बनाया था। और उसमें मैंने बोला था कि ये देखो, ये जो एंगल बन रही है ना आपकी, ये दोनों के लिए ओमेगा टी की बन रही है। किसके लिए? तो ये आपका वी एल है और यहीं पे करंट भी है, तो आपके लिए आई है, करंट आई है तीनों के लिए, दोनों के लिए। यहाँ पे फर्स्ट वाले केस के लिए आपको याद होगा, तो अगर मान लो आपका वी एल बड़ा है, इंडक्टर की वैल्यू अगर ज्यादा है, ऐसे ये मैंने जो अपने तरफ से देखा है कि ये 90 डिग्री से कम है, तो मैं चाहूंगा कि 90 डिग्री इधर मैं बना देता हूँ, कोई बात नहीं। और इसमें मैंने देखा कि भाई इसमें 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इसमें 90 डिग्री मैं ऊपर की तरफ बना देता हूँ, क्योंकि कैपेसिटर के केस में ये लीड करता हुआ मुझे दिख रहा था, तो मैंने ऊपर की तरफ बना लिया। मतलब करंट से कितना होना चाहिए? करंट से 90 डिग्री कम और इसमें करंट से 90 डिग्री ज्यादा होना चाहिए। मतलब आपका जो वहां पे आपने देखा, मैं आप फिर से ग्राफ पे आता हूँ, उसके ग्राफ को दिखाऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। देखो आपने अभी क्या है देखा यहाँ पे, इसमें ये देखो, ये कैपेसिटर का केस था। कैपेसिटर के केस में आपने क्या देखा? आई नॉट साइन ओमेगा टी पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 का डिफरेंस आ रहा है ना, पाई बाय 2 का डिफरेंस आ रहा है ना। ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी था, तो यहाँ पे पाई बाय 2 उसके साथ प्लस हो रहा है, ठीक है। तो एक में आपको दिखाना है कि भाई जो भी ज्यादा है, बड़ा है, एक में लीड करता है, एक में लैग कर रहा है। तो मैंने मान लो कि ऐसे दिखाया, इस तरफ दिखा दिया, ऊपर दिखा दिया। इसको बोला कि ये वोल्टेज है एल के अक्रॉस, वी एल बोलता हूं मैं इसको, और ये उससे 90 डिग्री कम है करंट को इधर दिखाया 90 डिग्री कम है। और इसमें मैं जब मैं आ रहा हूं कैपेसिटर के केस में, तो मैं बोल रहा हूं कि देखो करंट यहाँ पे क्या करता है? लीड करता है। तो मतलब अगर ये वीसी है, तो वीसी मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज इस डायरेक्शन में, तो इससे 90 डिग्री ज्यादा है करंट, तो इधर की तरफ मैंने दिखा दिया। इस दोनों को यहाँ पे इसी ग्राफ पे थोड़ा मैं डिस्कस करना चाहूंगा। बड़ा ही सेंसिटिव पार्ट है, इसको ध्यान से देखना आप, तो आपको ज्यादा क्लियर है। ओमेगा टी हमारा क्लियर है कि इस डायरेक्शन में है, करंट इसी डायरेक्शन में है तीनों के लिए। तो वी एल की बात करें, ये समझो कि आई को पकड़ के इस तरह से घुमा दो आप। आई को जब आप इधर की तरफ घुमाओगे ना, तो पता है वी एल आपका 90 डिग्री बनता हुआ इस डायरेक्शन में दिखेगा। और ये जो है ना, ये वाला वीसी, ये जो है ओमेगा टी से, देखो ओमेगा टी से आप देखना, ये करंट है ना, करंट को सिर्फ देखो, करंट से 90 डिग्री ऊपर जा रहा है, ठीक है। और करंट से 90 डिग्री मैं बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये देखो पाई बाय 2 जो करंट है, करंट इधर है, इसको मैं घुमाऊं अगर, थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, तो इससे 90 डिग्री इधर होना चाहिए और दूसरा इससे 90 डिग्री ये वाला नीचे की तरफ होना चाहिए। करंट से कंपेयर करना है, बाकी कुछ नहीं देखना आपको, सिर्फ और सिर्फ करंट देखना है। करंट से एक VL किधर बन रहा है और VC किधर बन रहा है। तो VL मैंने देखा ऊपर बन रहा है और VC नीचे बन रहा है, ये यहाँ पे 90 डिग्री नीचे बन रहा है पाई बाय 2, बस इतना सा देखना है जी सर। अब ये जो पार्ट है मेरा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सीधा करूंगा। कैसे सीधा कर रहा हूँ वो देखना ध्यान से। इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ,
ऐसे, और नीचे ऊपर की तरफ जो है वो और नीचे की तरफ है वो दोनों को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऊपर आपका VL है और नीचे आपका VC है, जबकि इस तरफ जो है वो आपका क्या है, वो VR है। ऐसा दिखाया मैंने कि ये जो है VR है। और अभी भी आप अगर देखना चाहो तो यहाँ पे आपके पास वही केस है। इसको मैंने सिर्फ सीधा कर दिया है, ये π/2 ऊपर की तरफ दिख रहा है और π/2 नीचे की तरफ दिख रहा है। इतना सही काम मैंने किया है। एक समय के लिए मैं मान लेता हूं कि ऊपर में जो ये VL है, ये VL ग्रेटर है VC से। अगर ये VL ग्रेटर होगा VC से, मतलब कहने का मतलब समझ लो कि दो फोर्स है, एक फोर्स अगर ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है। ऊपर मान लो 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नीचे 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये किधर जाएगा? ऊपर की तरफ जी। ऊपर की तरफ कितने न्यूटन से जाएगा? 4 न्यूटन से। बिल्कुल सही बात, एकदम सही है, आपने बता दिया। अब देखो अगर 4 न्यूटन से जाता है तो मैं इसको 4 लिख रहा हूँ। 4 कैसे लिखूंगा वो समझना। मैंने कहा कि ऐसा है कि एक ऊपर की तरफ लग रहा है, आपने बोला हाँ है। एक नीचे की तरफ लग रहा है, मैंने नीचे वाला अभी ड्रॉ नहीं किया, लेकिन मैंने बोला कि 20 - 60 मैं ऐसे लिखूंगा। देखो आपने बोला ना VL - VC, यही तो 20 - 60 था ना जो 4 बोल रहे थे आप। ये VR है। 7th क्लास में हमने स्टडी किया है, दो वेक्टर है, वेक्टर A और B, और उसका एक रिजल्टेंट हो, तो ये रिजल्टेंट इसका ये रहा। पैरेललोग्राम लॉ लगा दो आप, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? चलो देखते हैं फॉर्मूला क्या लगना है। फॉर्मूला ये लगना है कि रिजल्टेंट जो V का रिजल्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ V, दिस वन इज इक्वल टू अंडर रूट A²। अगर मैं इसको A बोलूं तो ये VR है, तो मैं लिख सकता हूं कि VR का स्क्वायर। तो ऐसे लिख रहा हूं मैं VR, इसका मॉड करके लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। VR का स्क्वायर प्लस ऊपर की तरफ लगने वाला y एक्सिस में लगने वाला जो है वो क्या है, वो है VL - VC, इसके मॉड का स्क्वायर। अब हालांकि आगे भी होगा 2VR VL - VC cos, लेकिन एंगल की 90 डिग्री बन रही है तो cos 90 लगाऊंगा तो रेस्ट टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए मैं उसको यूज नहीं कर रहा। तो अब ये हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया V इक्वल टू, अब V तो है यहाँ पे, एक काम करता हूं मैं, अब V इक्वल टू सीधा IR यूज कर रहा हूं मैं। देखो कैलकुलेशन ही करना है, तो ये इस जगह पे मैं V इक्वल टू I और R की जगह पे मैं Z लिख रहा हूँ। Z को हम लोग बोलते हैं इम्पेडेंस। इम्पेडेंस कहने का मतलब बेटा ये होता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब तीनों के लिए, L के लिए, R के लिए और C के लिए, तीनों के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने Z माना है, इसको इम्पेडेंस नाम बोल रहे हैं। अब ये V इक्वल टू क्या होगा, IR, जैसे हमने ऊपर में देखा था, जो डायग्राम में मैंने बनाया था V इक्वल टू IR और VL इक्वल टू, देखो ये डायग्राम में VR इक्वल टू IR, VL इक्वल टू IXL, VC इक्वल टू IXC, तो उसी के बारे में मुझे यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं उसी के बारे में यहाँ पे लिख रहा हूँ। IR का स्क्वायर हो जाना है ये, ठीक है, प्लस IXL माइनस IXC, ये हो गया, और इसका भी स्क्वायरिंग, और इस सब को आप क्या करो, अंडर रूट में ले लो। ये अंडर रूट में दे दिया हमने। और अगर मैं I कॉमन निकालूं ना तो पता है क्या होगा, I और I दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, Z आपके पास रहेगा, Z जिसको सिर्फ आप इम्पिडेंस बोल रहे हो, Z इक्वल टू आपके पास हो जाएगा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और XL आपको अच्छे से पता है XL क्या होता है, तो ये आ जाएगा R²। XL इक्वल टू हो गया आपके पास ओमेगा L और XC हो गया 1/ओमेगा C, इसकी स्क्वायरिंग। ये पूरा का पूरा इम्पेडेंस के लिए आपके पास फॉर्मूला आता हुआ दिख रहा है आपको। अब आप में कुछ नहीं करना है, इसको बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपके लिए रेडी है। लेकिन एक चीज और अभी हमें निकालना पड़ सकता है, वो है आपकी एंगल, कि एंगल क्या होगी। तो कोई बात नहीं, एंगल देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये देखो यहाँ पे डायग्राम में आते हैं और डायग्राम में एंगल को समझने की कोशिश करते हैं कि ये एंगल कितना बना रहा है। मान लो कि ये एंगल यहाँ पे बना रहा है हमारे पास, रिजल्टेंट ऑफ इम्पेडेंस, इसका एंगल चाहिए मुझे, बात समझना। ये जो V बन रहा है ना, V रिजल्टेंट पोटेंशियल का एंगल बनाना है मुझे।
अब जहां तक सवाल है एंगल की, तो उसकी एंगल देखते हैं कि भाई क्या एंगल बन रही है उसके बीच की। तो उसको कैसे निकालते हैं, ये ग्राफ में आते हैं, ग्राफ से देख के काम करेंगे। और यहाँ पे मुझे निकालना है एंगल tan फाई की। मैं निकाल रहा हूँ tan फाई, ये tan थीटा मैंने माना है तो tan थीटा मानना है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो y बाय एक्स, ये y है, y कहने का मतलब VL माइनस VC अपॉन x क्या है, VR है। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे कोई बोले कि भाई अभी तो और भी काम बाकी है, देखो क्या काम बाकी है आपका, चूंकि v इक्वल टू आप क्या लिखते हो, IR, IXL, तो IXL माइनस IXC अपॉन में IR, I दोनों ऊपर नीचे और कैंसिल होना है, तो tan थीटा में लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा I कैंसिल हो गया, तो XL माइनस XC अपॉन में हो गया R, ये हो गया आपका tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा निकल गया आपका। तो इस तरह से आप इसकी एंगल को आप बता सकते हो कि रिजल्टेंट एंगल जो बनती है ना, वो ये बनेगी आपका। हालांकि अभी भी यहाँ पे एक और चीज है जिसको हम लोग cos फाई के टर्म में अगर बोलें, इसी ट्रायंगल में अगर cos फाई निकालने की बात हो जाए, क्योंकि cos पावर फाई को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। अभी मैं दिखाऊंगा cos फाई इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये जो रिजल्टेंट इम्पेडेंस है, ये है आपका रिजल्टेंट इम्पेडेंस के बारे में अगर सिर्फ सोचा जाए, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में सोचा जाए, तो ये जेड है, तो हाइपोटेनियस, और ये बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो आर, ये बेस है, बेस का रेजिस्टेंस कितना है, आर है, और हाइपोटेनियस का कितना होगा, जेड। तो cos फाई इक्वल टू आप यहाँ पे बता सकते हो कि ये आर बाय जेड होता है। देखिए पावर फैक्टर में एवरेज पावर ऑफ एन एसी सर्किट, उसको आप लिखते हो पी एवरेज, इस तरह से हम लोग लिखते हैं पी एवरेज, AVG। पी एवरेज इक्वल टू जैसे P इक्वल टू EI होता है, तो IRMS cos फाई। अभी हम मैंने आपको बताया था cos फाई इक्वल टू होता है R बाय जेड, तो ये होता है मतलब एवरेज पावर इक्वल टू ERMS कहने का मतलब वर्चुअल EMF, उसी तरह से IRMS कहने का मतलब वर्चुअल करंट और cos फाई। और जैसे आपके बारे में यहाँ पे मैंने बताया कि cos फाई जो होता है वो होता है आपके लिए क्या, R बाय जेड। जेड क्या है, इम्पेडेंस है। तो अगर आपको जेड की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला पूरा याद है आपके पास, उस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करोगे, R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी लिखो, ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी, इसकी स्क्वायरिंग ये हो जाएगी। तो अगर मान लो बहुत बार आपके MCQ में ये क्वेश्चन आएगा कि आप प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर बताओ, ध्यान देना, फॉर अ प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट। इसमें बड़ा आसान होगा आपको बताना, अगर आपको ये पता है कि भाई इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के केस में जो फाई होता है आपका वो 90 डिग्री होता है, मतलब π/2 होता है, ये तो आपको पता है। तो पावर फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, पावर फैक्टर ये cos फाई, पावर फैक्टर को बोला जाएगा cos फाई मतलब cos 90 डिग्री है ना, तो cos 90 कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के केस में पावर फैक्टर आपके क्या मिलेगा, 0। बस इतना सही काम था यहाँ पे। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ नहीं जी मुझे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के बारे में बताओ, तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए ले लेते हैं फिर से। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में आपने देखा फेज एंगल जो थी उसी डायरेक्शन में थी जिस डायरेक्शन में आपने VR को लिया हुआ था, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट।
और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ cos फाई, इस बार यहाँ पे फाई लिख रहा हूँ, फाई इक्वल टू 0 डिग्री मैं लिख देता हूँ। फाई इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ रहा है 0 डिग्री, तो पावर फैक्टर यहाँ पे अब आपके पास होगा cos 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। बस, तो ये दोनों के लिए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, इस दोनों के लिए हमें पता चल गया पावर फैक्टर का वैल्यू। जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करती है 0 से 1 तक। ये भी आपके उसमें आपके पास बिल्कुल आप सैंपल पेपर खोल के देखोगे, ये भी क्वेश्चन जरूर होगा उसमें। पावर फैक्टर की वैल्यू, एक्चुअली पावर फैक्टर जो है ना, अगर आप थोड़ा सा अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे तो एक मीटर आती है, पावर फैक्टर मीटर आती है। पावर फैक्टर मीटर में वहां पे सारी वैल्यू यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू दी जाती है। तो वो मीटर में भी ये पता लग जाता है कि पावर फैक्टर कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है, 0 से 1 तक लाइज करता है। एलसी ऑसिलेशन को समझने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो है इसमें मैं चाहता हूं कि मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूं। देखो कितना अच्छा काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। पहले सबसे पहले मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, और डिस्कनेक्ट करके मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। इसको जो है, ये जो हमारे कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को मैं बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, जब मैं बैटरी से इसको कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा, बैटरी में जो करंट है वो सप्लाई होगी, और इसमें क्या करेगा, ये इसको पॉजिटिव चार्ज कर देगा और नीचे वाले को नेगेटिवली चार्ज बना देगा। ये कैपेसिटर सेटअप हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये सर्किट इधर वाला ये कंप्लीट नहीं है, तो इसमें कोई उस समय तक कोई ऐसी बात नहीं होगी। सिर्फ आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा जब आप बैटरी से इसको कनेक्ट करते हो। अब जब मैंने आपके कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दिया, इसको पॉजिटिव से चार्ज कर दिया, एक बार ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, फुल्ली चार्ज हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चार्ज मैंने दिखा दिया कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। अब क्या होगा, यहाँ पे जिस समय इनिशियली मैंने इसको चार्ज किया था उस समय अभी करंट का सप्लाई मैंने नहीं दिया, तो इस समय सिर्फ क्या काम किया मैंने, कैपेसिटर को चार्ज किया। तो मतलब टोटल एनर्जी जो है यहाँ पे, अभी यहाँ पे हमें जो टोटल एनर्जी देखने को मिल रही है वो कैपेसिटर की एनर्जी मिल रही है। तो कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अगर मैं कैपेसिटर की एनर्जी का हाफ CV² होता है, तो यू यहाँ पे टोटल एनर्जी जो है कैपेसिटर की है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर में कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी इसमें इंडक्टर में कोई एनर्जी यहाँ पे हमारे पास, इंडक्टर में हालांकि मैग्नेटिक एनर्जी होती है, मैग्नेटिक फील्ड से बनती है, तो यहाँ पे अभी कोई एनर्जी मेरे पास नहीं देखने को मिल रही है। चलिए अब आता हूं मैं सेकेंड स्टेप में। ये फर्स्ट स्टेप था मेरा, तो इसको मैं स्टेप 1 बोलता हूँ यहाँ पे। सेकेंड स्टेप में जब मैं आया तो मैंने देखा कि अच्छा जी, अब ये क्या हो रहा है कि चूंकि कैपेसिटर चार्ज था, तो कैपेसिटर ने क्या किया, अपना करंट यहाँ से पास होने के लिए अलाउ किया। कैपेसिटर से करंट जाना शुरू कर गया यहाँ पे। अब ये I = नॉट 0, यहाँ से करंट जाना शुरू करेगा, और ये करंट, अब जैसे करंट गया तो यहाँ पे आप देखो चार्ज यहाँ पे थोड़ी कम हो जाएगी। पहले यहाँ पे चार्ज ज्यादा थी, अब कैपेसिटर की चार्ज कम हो गई, क्योंकि कैपेसिटर ने अपना चार्ज को इंडक्टर के साथ शेयर करने की बात की, इंडक्टर के साथ शेयर करना चाह रहा है। तो जब ये इंडक्टर के साथ शेयर करना चाह रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ऐसी बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर सेटअप होगी, क्योंकि एक तरह से सॉलिनॉइड है, कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें जा रही है, तो ये क्या करेगा, ये अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर देगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से यहाँ पे सेटअप हो गई। जब मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, अब ये बात क्या हो गई कि इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज होता हुआ हमें दिख रहा है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वो दोनों ही तरह से हो गया। मतलब थोड़ा सा कैपेसिटर में एनर्जी रह गई और थोड़ी सी एनर्जी आपकी इंडक्टर में, दोनों में बराबर एनर्जी। अभी इससे पहले सिर्फ कैपेसिटर में एनर्जी थी, लेकिन अभी दोनों में बराबर एनर्जी हमें देखने को मिल रही है। तो इसमें भी एनर्जी मिल गई और इसमें भी हमें देखने को एनर्जी मिल गई, बराबर एनर्जी मिली। कैपेसिटर ने क्या किया, अपने करंट को लगातार फ्लो कराता रहा, और फ्लो कराने के बाद कैपेसिटर का करंट जब कंप्लीटली इधर चला गया, तो अब कैपेसिटर में कोई करंट नहीं रह गया। कैपेसिटर में कोई करंट नहीं रह गया, मतलब कैपेसिटर में जो बॉक्स, एनर्जी की बॉक्स होनी चाहिए, ये बॉक्स अब नहीं है। ये पूरी की पूरी एनर्जी चली गई आपकी इंडक्टर में, पूरी की पूरी एनर्जी चली गई आपकी इंडक्टर में, और इंडक्टर जो है ये फुली चार्ज हो गया। इसमें मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसमें आ गई। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो ये इस तरह से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह से
अब इंडक्टर आपका फुल्ली चार्ज हो गया, सारी एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो मैग्नेटिक एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट होती हुई हमें दिख रही है। तो इस तरह से मैंने दिखाया कि भाई ये कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगी और आपकी कैपेसिटर की एनर्जी खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब फिर से इस चीज को रिपीट किया जाएगा, क्योंकि ऑसिलेशंस की बात है, फिर से रिपीट किया जाएगा। फिर से रिपीट किया जाएगा कहने का मतलब अब फिर क्या होगा, जो एनर्जी है वो दोनों में इक्वली डिवाइड होगी। मतलब कैपेसिटर में फिर से एनर्जी जाएगी और फिर से एनर्जी जाएगी, मतलब करंट का फ्लो जो है कैपेसिटर में होगा और कैपेसिटर में भी एनर्जी होगी और फिर इंडक्टर में भी एनर्जी होगी। तो कैसे होगी वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो कैपेसिटर फिर से, अब इस बार इंडक्टर क्या होगा, इंडक्टर की एनर्जी अपनी एनर्जी को लूज करेगा। इंडक्टर फिर से यहाँ पे करंट को फ्लो कराएगा। किस डायरेक्शन में, देखो इंडक्टर में से करंट का फ्लो होना शुरू होगा इस तरफ। अब इस तरफ जब फ्लो होगा तो लेकिन अब इस बार क्या काम होगा कि ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव होगा तो कैपेसिटर का ये दूसरा वाला निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि इंडक्टर से एनर्जी लूज हो रही है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पहले के रिस्पेक्ट में थोड़ी कम हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे ज़्यादा दिखाया था मैंने, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी थोड़ी कम हो गई और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गई तो कैपेसिटर भी चार्ज हो गया, तो दोनों पे एनर्जी इक्वली हो गया। इससे पहले क्या था, टोटल एनर्जी किस में थी, मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट थी। अब फिर से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में बराबर बराबर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और इसमें करंट यहाँ पे जा चुका है। करंट यहाँ से जा चुका तो ये अभी जो है करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे होगा। थोड़ा फर्क क्या दिख रहा है आपको कि इससे पहले कैपेसिटर का ऊपर वाला जो पार्ट था, ऊपर वाला जो प्लेट था वो पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज हुआ था। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर करूं तो आपको दिख सकता है, ये कैपेसिटर का ऊपर वाला प्लेट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज हुआ था, नीचे वाला निगेटिव था। लेकिन अब यहाँ पे ठीक उल्टा हो गया, ऊपर वाला प्लेट निगेटिवली चार्ज हो गया और नीचे वाला प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि करंट का फ्लो इंडक्टर से इस डायरेक्शन में शुरू हो चुका है। ये प्रोसेस चलेगा और उसके बाद नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, आपका फिर से कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव से और इंडक्टर की पूरी एनर्जी जीरो हो जाएगी और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इसी फेनोमेनन को कि देखो अब आप आपके डेफिनेशन पे जो मैंने बात की थी तो मैंने बोला था कि जब एक कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज किया जाता है, अलाउ किया जाता है कि ये फुल्ली चार्ज हो जाए, तो उसके बाद क्या होता है, वो डिस्चार्ज होता है और डिस्चार्ज होके इंडक्टर के अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है ना, और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के साथ वो ट्रांसफर होता रहता है। तो इस तरह का जो फेनोमेना होता है उसी को बोला जाता है एलसी ऑसिलेशन, क्योंकि ये एल और सी के बीच एनर्जी का ऑसिलेशंस होता है, इसलिए इसको एलसी ऑसिलेशन बोलते हैं।